स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, देखिए बिल्कुल एक गंभीर सा चेहरा, चेहरे पर एक प्रकृति के पास में पीछे उसके चेहरे देखिए, उसकी प्रकृति, पहाड़ उसके पीछे हैं और वो देख रहा है कि किस प्रकार से इसकी कविताओं में दिखेंगे आपको। इसकी 2-4 कविताएं हम यहाँ कोर्स में पढ़ेंगे और चारों कविताओं में एक डेफोडिल्स है, डेफोडिल्स, जहां पर वो प्रकृति की तरफ देखते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तीसरा है द टेबल्स टर्न और चौथी पोएम है द सोलिटरी रीपर। 4 कविताओं के बारे में हम पढ़ेंगे और चारों कविताओं में आप देखेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना पूरा प्रकृति से निचोड़ वहां पे रख दिया। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द विलियम वर्ड्सवर्थ बायोग्राफी। 7 अप्रैल 1770, एक महान हस्ती का जन्म अप्रैल 1770। ध्यान रखिएगा, अपने एक एक चीज इंपॉर्टेंट है ना। 7 अप्रैल 1770 को कोकरमाउथ जो है इंग्लैंड में, यानी कुल मिला के ये ब्रिटिश पोइट है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा अपने पास, क्योंकि हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट को पढ़ चुके हैं। तो इंग्लैंड के कोकरमाउथ में, कुंबरलैंड में इनका जन्म हुआ था। फादर थे जॉन वर्ड्सवर्थ। फादर कौन थे इनके? जॉन वर्ड्सवर्थ। ये एन अटॉर्नी एट लॉ, ये क्या थे? एन अटॉर्नी एट लॉ, ठीक है। और मदर थी इनकी एनी, ठीक है। उसके बाद इनकी एजुकेशन की बात करते हैं तो शिफ्टेड टू कोकरमाउथ ग्रामर स्कूल, यानी सबसे पहले देखिए 1770 में बच्चा जब पैदा हुआ तो 6 साल की उम्र में उसको स्कूल में भेज दिया, कोकरमाउथ के ही स्कूल में, ग्रामर स्कूल में, ठीक है। आप देखिए कितना दुर्भाग्य होता है कि एक बच्चा जब 8 साल का होता है तो उसकी माँ मर जाती है। मतलब 8 साल में, महज 8 साल की उम्र में जब एक माँ मर जाती है तो तब आदमी की भी, और जब 13 साल का होता है तो उसके पिताजी का एक्सपायर हो जाते हैं। अब आप कल्पना करिए, एक बच्चा जिसके 13 साल की उम्र में माता और पिता दोनों मर चुके हैं, तो डेफिनेटली इस प्रकार का बालक किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करेगा और वो इस दुनिया को देखने का नजरिया अपना हो उसका बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अपन। 1787 यानी 1787 में उसको सेंट जॉर्ज कॉलेज कैम्ब्रिज में उनको एडमिशन किया जाता है और वहाँ पर वो 1791 तक अपनी पढ़ाई करते हैं और वहाँ पर वो बीए की डिग्री लेते हैं। किसकी डिग्री लेते हैं? बीए की डिग्री लेते हैं और 1791 तक वहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है 4 साल तक वहाँ पर वो पढ़ते हैं। 1790 में फर्स्ट टूर ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस का पहला वो टूर फ्रांस का करते हैं। ठीक है, आप सोचिए वो इंग्लिश पोएट है और फ्रांस का टूर करते हैं। टूर मतलब यात्रा करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, है ना। 1791 में उनको बीए की डिग्री अवार्ड हो जाती है। आपने देखा ही है, 3 से 4 साल तक रहेंगे वो। एंड सेकंड विजिट टू फ्रांस, और उसके बाद वो उसकी दूसरी यात्रा होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ की। क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ पर प्रेम हो जाता है किसी से। फेल इन लव विद एनिटी वेलोन। एनिटी वेलोन नाम की एक महिला से उनको प्रेम हो जाता है और उस महिला में प्रेम में रहकर उनको एक बेबी मतलब एक जो एक लड़की है वो जन्म लेती है, कैरोलिन। उसका नाम क्या था? कैरोलिन। याद रखिएगा, ये कैरोलिन कौन थी? ये डॉक्टर थी, उनकी पुत्री थी। ठीक है, और वो कहाँ में थी? फ्रांस में। फ्रांस में कैरोलिन उनकी एक पुत्री होती है एनिटी वेलोन से। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि कैरोलिन कौन है? एनिटी वेलोन उनकी फ्रांस में जिनसे उनका प्रेम अफेयर हुआ था। चलिए, तो 1791 तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, 1793 में इनकी फर्स्ट पोएम पब्लिश हुई, एन इवनिंग वॉक। याद रखिएगा, चीजें छोटी छोटी सी है पर इनको जहन में अपने को इस प्रकार से बसा लेना है कि ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसी के साथ में एक और पोएम भी यहां पर हुई, डिस्क्रिप्टिव। इसी के साथ ये भी लिख लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो है वो पोएम यहां पे पब्लिश हुई। ये भी 1793 में पब्लिश हुई। अब उसके बाद आता है 1795 के बारे में बात करते हैं। अब आपको पता है यहां पर एक और चीज होती है
तीन चीजें 1793 में तीन चीजें होती है और उन तीनों चीजों के बारे में अपने को पढ़ना है। और वो क्या है वो बताता हूं मैं आपको। पहली चीज तो हुई एन इवनिंग वॉक, यानी एक वहां पर एक शाम की जो चाल है वहां पर उसकी फर्स्ट पोएम पब्लिश हुई। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस नाम की भी एक पोएम पब्लिश हुई। और उसके बाद उनका 1793 में फर्स्ट टूर हुआ उनका, ये लिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टूर ऑफ टिंटर्न एबे, ये इनकी एक पोएम भी है टिंटर्न एबे। टिंटर्न एबे एक स्थान का नाम है सर, ध्यान रखिएगा। टिंटर्न एबे, तो फर्स्ट टूर ऑफ टिंटर्न एबे को डबल इन्वर्टेड कामा मत लिखना, जब ये कविता का नाम हो तो इसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये दो नदियों का एक संगम है। टिंटर्न एबे क्या है, एक प्लेस है, दो इट इज है ना, संगम है पूरी तरह से, किसका, दो नदियों का एक संगम है। और इसको मठ कहते हैं, मठ, जिस प्रकार से यहाँ पे मंदिर होते हैं उस प्रकार से मठ होते हैं वहां पे, और मठ होते हैं। तो वहां पर टिंटर्न एबे पे वो पहली बार गए और वो अपने जीवन में 3 बार गए। इसमें कितनी बार गए, 3 बार। एक तो गए 1793 में, एक और गए 1798 में, और जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थे वो 1841 तब गए वो, ठीक है। तो टिंटर्न एबे में कितनी बार उन्होंने यात्रा करी, तो इसको याद रखिएगा 1793, 1798 एंड 1741, ठीक है। और 1795 में वो सेटल्ड हो गए रेस डाउन डोरेस साइड में। कहाँ हो गए, रोशन। और ध्यान रखिएगा यहीं पर उनसे मुलाकात होती है। उनके जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव यहां से शुरू होता है, एसटी कोलरिज। ध्यान रखिएगा, एसटी कोलरिज। एसटी कोलरिज एक बहुत ही उस जमाने के बहुत अच्छे पोएट हुए हैं। उनका नाम है सैमुअल, S-A सैमुअल। टी से बनता है टेलर, T-A-Y, है ना। एसटी का फुल फॉर्म हो गया एसटी, और कोलरिज, यानी उनको 1795 में पहली बार वो अपने फर्स्ट टाइम अपने एक मित्र, और जीवन भर वो उनके मित्र रहे। एक तो सबसे बड़ी बात तो यहां से इन दोनों ने मिलकर रोमांटिक एज की शुरुआत करी। रोमांटिक एज यानी यहां पर प्रकृति के बीच में रोमांटिक और रोमांच करने वाली कविताओं का उन्होंने किया, इसलिए रोमांटिक एज की शुरुआत इन दोनों के कारण ही मानी जाती है, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एसटी कोलरिज के कारण। तो सैमुअल टेलर से उनकी पहली बार मुलाकात 1795 में हुई, और उसके बाद जीवन भर वो उनके साथ में रहे और वो लाइफ टाइम उनके फ्रेंड्स रहे। तो अगर सही कहा जाए तो एसटी कोलरिज क्या थे, विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत ही अच्छे मित्र थे, उन्हीं के कंटेम्परेरी पोएट थे, और रोमांटिक एज की उन्होंने शुरुआत करी। अगर हम 1800 की बात करें तो अब उसके बाद उन्होंने दोनों ने मिलकर 1798 में एक लिरिकल बेलाड्स, बेलाड्स का मतलब होता है कविताओं का, है ना, जिस प्रकार से सोनेट होता है, ओड होता है, इस प्रकार से पोएट्री का एक प्रकार होता है बेलाड्स। तो लिरिकल बेलाड्स उन्होंने पब्लिश किया। ये इनका जॉइंट वेंचर था। आप समझते हैं जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर का मतलब होता है दोनों ने मिलकर इसको किया था, जॉइंट वेंचर ऑफ कोलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का ये जॉइंट वेंचर था। कौन सा, 1798 में आया था, ठीक है। ये उस समय पब्लिश हुआ, और उसके बाद यहीं से रोमांटिक पोएट्री की शुरुआत हुई। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जाए कि रोमांटिक पोएट्री की शुरुआत कब से हुई, तो व्हेन लिरिकल बेलाड पब्लिश्ड ऑन 1798, तो रोमांटिक पोएट्री स्टार्टेड। रोमांटिक पोएट्री की वहां से स्टार्ट हुई। तो याद रखिएगा, रोमांटिक एज की शुरुआत हो जाती है 1798 से, जब जॉइंट वेंचर ऑफ कोलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ पब्लिश होता है। बात आते हैं अपने 1800 में सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बेलाड्स, यानी लिरिकल बेलाड का सेकंड एडिशन पब्लिश होता है, और सेटल्ड एट डो कॉटेज ग्रेसमर, और यहाँ पर वो सेटल हो जाते हैं, ठीक है। 1802 में ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी शादी हो जाती है मेरी हचनसन, मेरी हचनसन से उनकी शादी हो जाती है। अब आप सोचेंगे फ्रांस में गए थे तो वहां से भी उनको किसी से प्रेम हो गया था, तो ठीक है, पोएट में ऐसा चलता रहता है। एनेटी वेलोन नाम की एक महिला से उनको वहां पे फ्रांस में लव हुआ था, और कैरोलिन नाम की एक लड़की वहां पर उनसे, ठीक है। तो 1802 में मेरी हचनसन से शादी होती है,
और थर्ड एडिशन ऑफ लिरिकल बेलाड्स जो है वो वहाँ पे पब्लिश होता है। अब आप बोलेंगे लिरिकल बेलाड आ ही रहा है, लिरिकल बेलाड आ ही रहा है, तकरीबन कुछ नहीं है। लिरिकल बेलाड के यहाँ पर कितने पब्लिशन होते हैं? चार जब लिरिकल बेलाड के पब्लिशन। एक बात ध्यान रखिएगा, पहला ही ऐसा था 1798 में जो सैमुअल कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का था जॉइंट वेंचर। उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वो विलियम वर्ड्सवर्थ के सिंगल थे, ठीक है। अब आते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, फर्स्ट टूर ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में उनका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1803 में उनका स्कॉटलैंड का दौरा होता है। वहां पे एक स्कॉट पोएट थे, सर वाल्टर स्कॉट, ध्यान रखिएगा, सर वाल्टर स्कॉट इनसे मिलते हैं वो। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि वह स्कॉटलैंड में उनका कौन सा एक कवि था जिससे वो मिलते थे, तो सर वाल्टर स्कॉट से उनको मिलते थे। तो यहाँ पर ये भी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आते हैं 1805 में फोर्थ एंड लास्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बेलाड्स। लिरिकल बेलाड का पांचवा और चौथा और अंतिम संस्करण पब्लिश होता है। तो लिरिकल बेलाड के कितने हैं? एक तो होता है 1798 में, और इस 1798 से लिरिकल बेलाड जो जॉइंट वेंचर है सैमुअल कोलरिज और एक और है अपने विलियम वर्ड्सवर्थ जी, दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर है। वहां से रोमांटिक पोएट्री के स्टार्ट होता है। फर्स्ट लिरिकल बेलाड जो यहाँ पे पब्लिश होता है। उसके बाद 2 साल के बाद 1800 में फिर इनका सेकंड होता है, उसमें अब केवल विलियम वर्ड्सवर्थ ही है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड एडिशन इनका 1802 में होता है, और उसके बाद लास्ट एडिशन होता है 1805 में। ये याद रखना, देखो आप इन सब चीज़ों को अगर एक साथ अपनी आंखें बंद करके चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर सारी चीज़ें याद होगी। 1798 रोमांटिक पोएट्री का स्टार्ट है यहाँ पे। ये सन बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं कह रहा हूँ कि इस बार की एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, है ना। क्वेश्चनों के साथ कहीं ना कहीं मेरा एक लगाव हो जाता है। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा है कि रोमांटिक पोएट्री का स्टार्ट कब हुआ, 1798। कुछ भी पूछा जा सकता है इसी ईयर से रिलेटेड, ठीक है। 1800 में इसका सेकंड एडिशन आता है। 1802 में इसका कौन सा एडिशन आता है? इसका थर्ड एडिशन आता है। और यहीं पर 1802 में उनकी एक शादी भी, मतलब 32 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है मेरी हचनसन से। और 1805 में उनका फोर्थ एडिशन आता है लिरिकल बेलाड्स का, ठीक है, और लास्ट एडिशन रहता है। शिफ्टेड फ्रॉम डो कॉटेज टू एलन बैंक ग्रेसमिथ। पहले वो डो कॉटेज में शिफ्टेड थे, 1808 में ये ग्रेसमिथ में हो गए। 1813 में शिफ्टेड टू राइडल माउंट, अपॉइंटेड स्टाम्प डिस्ट्रीब्यूटर। वहां पे स्टाम्प डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य करते हैं, और राइडल माउंट में 1813 में वो शिफ्ट हो जाते हैं। अब 1814 में सेकंड टूर ऑफ स्कॉटलैंड के बारे में आपको पता है कि वहां पर एक मित्र थे उनके, वाल्टर स्कॉट, वहां से मिलते हैं। और वहीं पर उनको एक पोएम थी एक्सकर्जन, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। स्कॉटलैंड में, तो स्कॉटलैंड में एक उनका जाते हैं, और वहां पर एक एक्सकर्जन नाम की एक जो कविता है वो पब्लिश होती है उनकी। दो, एक तो है लास्ट में एक प्रिल्यूड है और एक और एक्सक्यूजर्स है। 2 बड़ी बड़ी कविताएं हैं जो उन्होंने बिल्कुल इपिक लाइक, मतलब ये महाकाव्य जैसी कविता उन्होंने रची है। अब आगे चलते हैं। उनका पहला वॉल्यूम पब्लिश होता है, ध्यान रखिए, फर्स्ट वॉल्यूम। देखिए आप सोचते हैं कि यहाँ पे रॉबर्ट फर्स्ट के तो 10 वॉल्यूम थे, तो इनके वॉल्यूम जनरली कम हुए। इनका पहला वॉल्यूम आया कौन सा? पोएम्स 2 वॉल्यूम्स, नाम ही उसका वही है, पोएम्स 2 वॉल्यूम्स, नाम ही वही है, ध्यान रखिएगा। इससे कोई कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बोलते हैं ये क्या है। पोएम्स 2 वॉल्यूम्स नाम का एक वॉल्यूम है, और उस वॉल्यूम में उनका वो पहला एडिशन था कलेक्टेड पोएम्स, मतलब उनकी बहुत सारी जो पोएम थी उन पोएम का कलेक्शन था। 1815 में पहली बार पब्लिश हुआ, ठीक है। 1819 में उन्होंने पेटर बेल पब्लिश्ड और द वेगनोर, ये 2 प्रकार की पोएम वो उन्होंने पब्लिश करी। ये कंपोज करी थी 1798 में, और ये पढ़ी थी 1805 में। कंपोज का मतलब होता लिखा था। 1805 में द वेगनोर लिखी इन्होंने, और 1798 में पेटर बेल लिखी इन्होंने, और 1819 में ये पब्लिश हुई है। तो ये पब्लिशिंग वाला है, ठीक है। 1820 में द रिवर डूडन, यहाँ पे एक और चीज है द रिवर डूडन। ये क्या है? ए सीरीज ऑफ सोनेट, यानी उन्होंने बहुत सारी सोनेट लिखी, और उन सोनेट में से, है ना, उन सोनेट में से का पूरा कलेक्शन है रिवर डोडन। रिवर डोडन कितने का कलेक्शन है ये भी आता है। तो 523 सोनेट लिखी इन्होंने। आपको पता है 14 लाइनों की एक कविता होती है सोनेट,
और उसमें से 523 सोनेट लिखी। अब सोचिए सोनेट क्या होती है, प्रेम की कविताएं होती है। और ध्यान रखिएगा इसीलिए तो इनको रोमांटिक कवि कहा जाता है। तो रिवर डोडन ए सीरीज ऑफ सोनेट पब्लिश्ड 523 सोनेट का एक कलेक्शन, और उस कलेक्शन का नाम था द रिवर डोडन। ठीक है, वो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 1829 में पहली बार उन्होंने आयरलैंड की यात्रा करी। इससे कुछ नहीं। 1838 की बात करें तो द सोनेट्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड इन 1 वॉल्यूम ऑल कलेक्टेड सोनेट्स, द सोनेट्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी ये पूरा, अब इनकी जितनी भी सोनेट थी ऑल कलेक्टेड सोनेट्स, जितनी भी उनकी सोनेट्स थी उन सारे सोनेट के बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो इतना हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं 1843। ध्यान रखिएगा 1843 में वो पोएट ल्योरेट चुने गए। 1850 तक यानी 7 साल तक हो रहे। जो भी पोएट ल्योरेट चुना जाता है वो मृत्यु पर्यंत, मतलब जब तक उनकी डेथ नहीं होती तब तक वो राजकवि के रूप में दर्शाते थे। अब देखो इनके बारे में पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बहुत ही 1800 लगाकर 13 से लगाकर 1843 तक एक रॉबर्ट साउथी करके एक कवि रहे हैं, है ना, वो रहे हैं ये। और 1843 में जब रॉबर्ट साउथी की मृत्यु हो जाती है, वो जब देहांत हो जाता है, तो उसके बाद पोएट लॉरेट के रूप में विलियम वर्ड्सवर्थ को चुना जाता है। और विलियम वर्ड्सवर्थ जब 1850 में हो जाते हैं तो उनके बाद टेनिसन को चुना जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये इनसे पहले है और ये इनसे बाद है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए, और उसके बाद हम बात करते हैं 1850 में। 1850 में उस महान कवि का देहांत हो जाता है। एक फेफड़ों में पानी भरने के कारण उनका एक प्लेवर्सी एक बीमारी थी, नाम लिख ले पहले याद रख लीजिएगा, PLEVRISY, प्लेवर्सी। ये फेफड़ों में जो लंग्स होते हैं उसमें पानी भर जाता है और उसके कारण उनकी 1850 में मृत्यु हो जाती है। डाइड ऑन 23 अप्रैल ऑफ राइडल माउंट। ठीक है, राइडल माउंट उनकी पब्लिश हो जाती है, मतलब ये अब यहाँ पे उनको क्या है, राइडल माउंट में हो जाता है। बरीड एट सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्रेसमेयर चर्चयार्ड में उनको कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा उनकी वाइफ अभी मरी नहीं है, इसमें कहीं आया नहीं ना, जिक्र नहीं आया ना, इसलिए वो नहीं। अब उसके बाद उनकी एक प्रिलूड, ध्यान रखिएगा इसके बारे में प्रश्न आएगा साहब, मेरा पूरा अनुमान है, मेरा मन तीसरी आंख कह रही है मेरे को कि 1850 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी वाइफ ने ये प्रिल्यूड करके एक कविता जो थी वो पब्लिश करी। ध्यान रखिएगा ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है उनकी। क्या है इसकी? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स। अगर कहा जाए कि विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सी है जो उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई, तो द प्रिल्यूड हुई। द प्रिल्यूड, ध्यान रखिएगा। और ये पूरी तरह से, है ना, 1850 में इनकी पब्लिश हुई। ठीक है, और ये डेडिकेटेड टू एसटी कोलरिज को है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरह से समर्पित किसको है? अपने दोस्त एसटी कोलरिज को है। एसटी कोलरिज को ये है। ठीक है, अब ये, और उसके बाद पहले टाइटल था द पोएम टू कोलरिज, क्योंकि देखो एक बात बताइए, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने दोस्त को हुआ तो इसके बाद इनका जो पहला टाइटल था क्या था? द पोएम टू कोलरिज। ये पोएम का नाम था किसका? इसका। परंतु जब उनकी मृत्यु के बाद उनकी वाइफ ने इसका नाम बदल कर क्या रख दिया? द प्रेल्यूड। ठीक है, अब आप सोचिए ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में है। थोड़ा सा आंखें बंद करके अपने आप को सोचिए कि क्या मैं कितना पढ़ चुका हूं। देखिए सिंपल सी बात है, उनका कोकरमाउथ में जन्म होता है। वो उनके पिताजी और माँ लगभग 8 साल और 13 साल में शांत हो जाते हैं, मतलब देहांत हो जाता है उनका। और 1776 में उनके पहली बार स्कूल जाते हैं 6 साल में, और 13 साल में उनके माता पिता का देहांत हो जाता है। उसके बाद वो 1787 से 1751 4 साल तक वो BA की डिग्री करते हैं।
और पहली बार फ्रांस के टूर जाते हैं। जब सेकंड बार वो जब 1791 में जब जाते हैं तो उनका प्रेम हो जाता है एनिटी वेलोन से, और उनसे एक लड़की होती है, उनका नाम था कैरोलिन, ठीक है। और उसके बाद 1793 में उनका इवनिंग वॉक करके एक पहला जो पोएम आती है। उसके बाद वहाँ पर 1795 में वह सेटल्ड हो जाते हैं दूसरी जगह, और उसके बाद 1795 में वह सेंट एसटी कोलरिज से मिलते हैं, और एसटी कोलरिज और दोनों मिलकर 1798 में एक इतिहास रचते हैं, जॉइंट वेंचर ऑफ कोलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ का एक लिरिकल बेलाड्स आता है। और लिरिकल बेलाड्स के कारण ये रोमांटिक एज की एक शुरुआत हो जाती है, और ये 4 बार आता है। 1798 आंखें बंद करके, 1800 में इसका दूसरा आता है, और 1802 में इनका तीसरा आता है, जहां पर वो मेरी हचनसन से शादी भी करते हैं। और उसके बाद लास्ट इनका जो आता है वो आता है आपका 1805 में, ठीक है। 1803 में वो फर्स्ट टूर स्कॉटलैंड का करते हैं, और वहां पर सर वाल्टर स्कॉट से वो मिलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उनका जीवन इस प्रकार से चलता रहता है। 1814 की बात करें तो वो सेकंड टूर स्कॉटलैंड होता है, वहाँ एस्कर्जन नाम की एक कविता को पब्लिश करते हैं। और उसके बाद उनका पहला एडिशन आता है पोएम्स 2 वॉल्यूम्स 1815 में। उसके बाद पीटर बेल, द रिवर डूडन के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि द रिवर डूडन जो होता है वो विलियम शेक्सपियर के सारे जितने भी 523 सोनेट है उसका कलेक्शन रहता है। और उसके बाद और सोनेट जितने भी लिखते हैं तो द सोनेट्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ 1838 में आती है उसमें। और उसके बाद 1843 में इनको पोएट ल्योरेट चुने जाते हैं। 1850 तक वो रहते हैं, और उनकी 1850 में मृत्यु हो जाती है। और 1850 में मृत्यु होने के बाद उनकी वाइफ उनका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम जो है उनके दोस्त के ऊपर सेंट एसटी कोलरिज को आधारित बनाकर लिखी गई है, वो पूरी तरह से समर्पित, वो द प्रेल्यूड नाम उनका दिया जाता है उनकी वाइफ के द्वारा। और इस प्रकार से ऑटोबायोग्राफी इनकी खत्म हो जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में अपने कोर्स में 4 पोएम हैं, और चारों पोएम के नाम आपको याद होना चाहिए। आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, यानी मैं डेफोडिल्स नाम की एक कविता है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सोलिटरी रीपर और द टेबल टर्न। ये इस प्रकार से 4 कविता हमें पढ़ना है, और इन 4 कविता के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये क्लास कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक शेयर करिए, और जुड़े रहिए इंग्लिश लिटरेचर के साथ, अंग्रेजी साहित्य के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।